आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर गांव में एक कुआं था जो कि जंगल के बीचों बीच था, जहां से डरावनी आवाजें आती थी। लेकिन इसके पीछे क्या राज है ये कोई नहीं जानता था। उस गांव में एक निर्मला नाम की बुढ़िया अपने पोते भानु के साथ रहा करती थी। एक दिन भानु को खेतों से लौटने में समय लग जाता है और शाम से रात हो जाती है। पता नहीं ये भानु कहाँ रह गया। अब तक तो वो आ जाया करता था, कभी इतनी देर नहीं लगाता था। आज बहुत समय हो गया है, पता नहीं कहाँ गया ये लड़का। कहाँ रह गया था तू? नालायक, तुझे जरा भी अपनी दादी की चिंता नहीं है ना? तभी इतनी रात तक बाहर घूम रहा था। दादी माँ, मैं घूम नहीं रहा था, बल्कि जब मैं खेतों से आ रहा था ना, तो एक आदमी को देखा मैंने, जिसको ना एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी। तो उसी को वैद्य जी के पास लेकर गया था, तभी समय लग गया मुझे। तू तो ठीक है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? सच सच बोल, तुझे मेरी कसम है। दादी माँ, मुझे लगता है ना आपने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा गाड़ी वाले ने गांव के आदमी को टक्कर मारा है, मुझे नहीं। मैं बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन बहरी नहीं हूँ। फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं? कुछ नहीं, तू मेरा सर मत खा। जा जाके हाथ मुंह धो ले, खाना खाते बहुत देर हो गई है। हाँ दादी माँ, भूख तो बहुत जोरों की लगी है। आप खाना निकालो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ठीक है। थोड़ी देर बाद निर्मला और भानु खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रात के समय निर्मला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पर वो बीमार हालत में बस एक ही बात बोलती है, मुझे कोई पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लग रही है। पानी पानी। क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो हो ना? दादी माँ, अपनी आंखें खोलो दादी माँ। पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। दादी माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं अभी गया अभी आया। घर में तो एक भी मटके में पानी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? लेकिन दादी माँ को भी तो प्यास लगी है, वो बार बार पानी मांग रही है मुझसे। मुझे दादी के लिए बाहर जाना होगा। भानु पानी का मटका उठा के घर से बाहर पानी लेने के लिए चला जाता है और उसी खूने कुएं के पास में पहुंच जाता है, जहां से डरावनी आवाजें आती थी, जिसके बारे में गांव के बहुत कम लोगों को पता था। जिसे पता था वो भूलकर भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। भानु पानी निकालने के लिए जैसे ही कुएं में बाल्टी डालता है, कुएं से डरावनी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाता है। कौन है? सामने आओ। कौन है? आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना। मेरी दादी बहुत बीमार रहती है, बेचारी मुझसे पानी मांग रही है, मुझे पानी लेकर जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अपनी दादी के पास जाना है। पानी लेकर तो तुम तब जाओगे ना जब तुम खुद जिंदा बचोगी। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। इतनी डरावनी आवाज सुनकर भानु डर जाता है और मटका छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से वो हवा में उड़ने लगता है और कुएं के करीब जाने लगता है। तभी वो जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मेरी दादी का क्या होगा? मुझे छोड़ दो। सुबह निर्मला के गांव में ना निकलने पर गांव के कुछ लोग उसके घर जाते हैं और उसे बेसुध आंखें खुली जमीन पर पड़े देखते हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। कोई भी उसके पास नहीं जाता। तभी उन सभी लोगों में से एक रविका नाम की लड़की आगे बढ़ती है और निर्मला के पास जाती है। ये तो मर चुकी है। जब से हरि की पत्नी उस कुएं का पानी पीकर मरी है, तब से आए दिन किसी न किसी की मौत हो ही रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उस कुएं के पास जो भी जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है।
आप लोग किस कुएं की बात कर रहे हैं? बेटी, इस गांव के जंगल में एक कुआं है। हम सब उसे खूनी कुआं बोलते हैं, क्योंकि जो भी उस कुएं के पास जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। हरी की पत्नी भी उसी कुएं के पास गई थी, लेकिन आज तक नहीं लौटी। क्या आप लोगों ने कभी वहाँ जाकर ये देखा कि ये बातें सच है या झूठ? हो सकता है किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई हो। किसको अपनी जान गंवानी है जो वहाँ जाकर इस बात का पता लगाए ये सब बात सच है या झूठ। देखिए, ऐसे डरने से तो काम नहीं चलेगा ना। जिस तरह से गांव में मौतें हो रही हैं, हमें सच का पता लगाना चाहिए। बेटी, तुम इस गांव में नई आई हो, इसलिए तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम इन सब की कहानियों से दूर ही रहो, वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सारी बातें जानने के बाद रविका से रहा नहीं जाता और पूरी बात पता लगाने के लिए वो रात के अंधेरे में जंगल की तरफ जाने को निकलती है, जिसे वो औरत देख लेती है जिसने उसे जंगल में कुएं के पास जाने के लिए मना किया था। जिसे देखकर वो अपने मन में बोलती है, आखिर ये लड़की इतनी सच्चाई जानने के लिए पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसके पीछे कोई तो कारण है, मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। यहीं खड़ी होकर इस पे नजर रखूंगी। देखो तो ये रात गई यहाँ पे करने क्या आई है। आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। लेकिन तुम हो कौन और क्यों सबको मार रही हो? सामने आओ। मैं सामने नहीं आऊंगी, बल्कि तुम्हें इस कुएं में आना होगा। यहाँ जो आता है वो मारा ही जाता है। यहाँ से मैं किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। लेकिन क्यों? यहाँ आने वाले लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जहाँ एक तरफ डरावनी आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छुपी औरत की हालत खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ रविका उस आवाज से सवाल जवाब कर रही होती है। उसके बारे में पूछने पर भी जब डरावनी आवाज अपना सच नहीं बताती, तो रविका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना विशाल नागिन रूप धारण करके अपने फन फैलाकर बोलती है, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, बाहर आओ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। अच्छा, तो तुम एक नागिन हो, तभी तुम्हारी हिम्मत हो गई कि मुझसे बात कर रही हो। क्या बताऊं मैं तुम्हें? जिन गांव वालों की मदद के लिए तुम यहाँ तक आई हो, इन्हीं गांव वालों के बीच में मेरा कातिल मौजूद है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा कातिल इसी गांव का है? मैं हरी की पत्नी हूँ, जिसने मुझे और मेरी बेटी को मार कर इस कुएं में डाल दिया और गांव वालों को कह दिया कि मैंने खुदकुशी कर ली। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई अपनी ही पत्नी को कैसे मार सकता है? ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। इस गांव में एक से ज्यादा बेटी को जन्म ना देने का रिवाज है। मेरी पहले से एक बेटी थी, दूसरी बेटी जैसे ही हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, जिसके चलते मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को मार कर इस कुएं में डाल दिया। तो फिर इसमें तो सिर्फ तुम्हारे पति का दोष है, तो तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? क्योंकि ऐसी घटिया रिवाज इन गांव वालों ने ही बनाई है। ना ही उन्होंने ऐसा किया होता और ना ही मेरी और मेरी बेटी के साथ ये गलत होता। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन सबको मारना इस समस्या का हल नहीं है, बल्कि गांव वालों के सामने इस सच को लाना जरूरी है, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके गलत रिवाज की वजह से कितने घर टूट रहे हैं, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए? अगर मेरा पति इस कुएं के पास आकर सभी गांव वालों के सामने अपनी गुनाह को कबूल कर ले और गांव वाले इस रिवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दें, तो मैं इस गांव को और इस कुएं को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और इसका पानी पहले की तरह शुद्ध हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। रविका इतना कहकर अपने साधारण रूप में आकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो औरत को देख लेती है और वो औरत भी डर जाती है और बोलती है, देखो, तुम मुझे मारना मत। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारा नागिन होने का राज किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि इससे मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
अगली सुबह रविका और वो औरत मिलकर गांव वालों को जाकर सब बताते हैं और चुड़ैल के कहे अनुसार उसके पति और गांव वालों को लेकर उस कुएं के पास जाते हैं और उससे माफी मंगवाते हैं। साथ ही एक से ज्यादा लड़कियां पैदा होने पर उन्हें मारने के रिवाज पर भी रोक लगवाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और उस कुएं को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उस कुएं का जल फिर से शुद्ध हो जाता है। मनोरमा सुबह सुबह खेतों से सब्जी लेकर आ रही थी। तभी वो एक लड़की को देखती है जो गांव के बरगद के पेड़ के नीचे सोई होती है। अरे ये लड़की तो अनजानी है, इस गांव की तो लग ही नहीं रही है। बेटी, अरे ओ बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? जी मैं शहर से आई हूँ आपका गांव घूमने, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से मुझे यहीं सोना पड़ा। अच्छा, तो तुम शहर से आई हो, फिर तो तुम हमारी मेहमान हुई। चलो, जब तक तुम इस गांव में हो मेरे घर रह सकती हो। कितना सुंदर रूप है तुम्हारा। अरे ये धरती लोक के लोग कितने प्यारे हैं ना, मुझे कैसे अपनापन दे रहे हैं। और ये काकी तो कुछ ज्यादा ही प्यारी है। वैसे अच्छा है, कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। बेटी आओ आओ, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये छोटी सी झोपड़ी मेरी है। इसमें मैं और मेरा बेटा गोपाल रहता है। गोपाल, गोपाल, कहाँ है गोपाल? देख, शहर से दीदी आई है। लेकिन माँ, आज से पहले तो मैंने इन दीदी को कभी देखा ही नहीं। कौन है आप? दीदी, क्या नाम है आपका? प्रथा नाम है मेरा, और तुम? गोपाल, अच्छा नाम है तुम्हारा। आओ बेटी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की चीजें बनाती हूँ। अब मनोरमा प्रथा से बातें करते हुए उसके लिए माँ की तरह खाना बनाने लगती है। ये सब देखकर प्रथा को अपनी माँ की याद आने लगती है। वैसे सच कहूँ तो आपका ये प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। आपने तो मुझे मेरी माँ की याद दिलवा दी। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, तो भला मैं तुम्हें माँ जैसा प्यार कैसे ना दूं? ऐसे ही समय बीत रहा था। प्रथा जो धरती लोक के भ्रमण पर गई थी, उसे भरतपुर गांव में मनोरमा अपनापन देती है और प्रथा को भी मनोरमा के साथ बीत रहा समय काफी पसंद आता है। लेकिन एक रोज देर शाम जब प्रथा गांव घूमकर घर आती है तो वो देखती है कि मनोरमा रो रही है। उसके आसपास गांव के लोग खड़े हैं जो मनोरमा को समझा रहे थे। काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ना जाने मेरा गोपाल कहाँ चला गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। मेरा गोपाल, कोई मेरे गोपाल को ढूंढ कर ला दो। गोपाल मिल नहीं रहा और वो गांव में भी नहीं है तो कहाँ जा सकता है? आप चिंता मत करो, मैं गोपाल को ढूंढ कर लाती हूँ। वो कहीं नहीं गया होगा। आप लोग मनोरमा काकी का ध्यान रखना। अरे मनोरमा, मुझे तो इस पर ही शक है। ये ना जाने कौन है, कैसी है, हमें कुछ भी नहीं पता। मैंने गोपाल के साथ कुछ भी नहीं किया है, ना मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन मैं गोपाल को जल्दी ही खोज लूंगी। ये क्या ढूंढेगी तेरे बेटे को, जब गांव वाले ही नहीं ढूंढ पाए तो? प्रथा वहाँ से निकल पड़ती है और कुछ दूर चलकर नागिन रूप में आकर अपनी आंखें बंद करती है। इसका मतलब गोपाल को वो औरत और वो आदमी कहीं ले गए हैं, वो भी बेहोशी की हालत में। लेकिन अब वो कहाँ हो सकती है, ये कैसे पता लगाऊं? एक मिनट, जिस जगह गोपाल उस औरत के साथ था वो बरगद का पेड़ था, और बरगद का पेड़ शहर की तरफ जाता है। अब प्रथा अपने नागिन रूप से इंसानी रूप में आकर शहर की तरफ चल पड़ती है और वो गोपाल को ढूंढने लगती है और कई लोगों से भी पूछती है कि उन्होंने एक बेहोश बच्चे को किसी को ले जाते देखा है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करता। लेकिन तभी प्रथा एक बूढ़े आदमी से जो गोपाल के बारे में पूछती है, उन्होंने एक बेहोश बच्चे को देखा है, तो वो बोलता है कि उसे सुबह हॉस्पिटल में एक आदमी और औरत लेकर आए थे। हाँ हाँ, वही मेरा गोपाल है। ना जाने वो कैसा होगा, लेकिन वो लोग गोपाल को हॉस्पिटल क्यों ले गए होंगे?
कहीं वो लोग। नहीं नहीं, मैं गोपाल को कुछ नहीं होने दूंगी। अब प्रथा हॉस्पिटल जाती है और गोपाल को ढूंढने लगती है, लेकिन गोपाल प्रथा को कहीं नहीं मिलता। और तो और हॉस्पिटल में ऐसे भी कई कमरे थे जहां प्रथा को जाने नहीं दिया जाता। वो इंसानी रूप में खुद को बहुत बेबस महसूस करती है, लेकिन अब प्रथा को बहुत गुस्सा आता है और वो निराश होकर एक बेंच पर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं कितनी बेबस हूं जो इस हॉस्पिटल में 5 घंटों से अपने गोपाल को ढूंढ नहीं पा रही हूं। लगता है मुझे फिर से अपने असली रूप का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस बच्चे की किडनी और लीवर तो हमने निकाल लिया, अब ये मर चुका है, अब हमारे किसी काम का नहीं। एक काम करो, इसे ले जाओ और इसका दाह संस्कार करवा दो। अनाथ कह के करवाना, ताकि किसी को शक ना जाए हम पर। तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। किसी को भी अगर भनक लगी कि ये पास के गांव का बच्चा है, तो हमारे अस्पताल को बहुत खतरा होगा। प्रथा को यकीन नहीं हो रहा था कि गोपाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रथा गुस्से से अपनी आंखें लाल कर लेती है और अपना शरीर गुस्से में जलाकर भूतिया कर लेती है, जिसे देखकर वहाँ झपकिया ले रहा गार्ड भी भाग जाता है। मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुमने मेरे गोपाल को मारा है, मैं सबको मार डालूंगी। जिस आदमी और औरत ने, यानी कि उस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स ने गोपाल को हॉस्पिटल में लाकर उसकी जान ली थी, वो दोनों भूतिया नागिन को देखकर बेहोश हो जाते हैं। तभी वो भूतिया नागिन गोपाल को देखकर रोने लगती है और उसके आंसू टपकते ही वो इंसानी रूप में आ जाती है। गोपाल उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा काकी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब प्रथा गोपाल को गोद में लेकर घर आती है। रात का समय होता है। प्रथा गोपाल को मनोरमा की गोद में देते हुए कहती है, काकी, गोपाल सो रहा है, इसे अपने गोद में ही सुलाना। ये अब नहीं जागेगा। आ गया मेरा गोपाल। गोपाल, तू सो रहा है? लेकिन ये सफेद कपड़ा क्यों है इसके ऊपर? काकी, गोपाल नहीं रहा, हमारा गोपाल अब नहीं रहा। मनोरमा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गोपाल के जाने के बाद मनोरमा उदास सी रहने लगती है। प्रथा को भी सभी गांव वाले गोपाल की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मनोरमा एक बार भी प्रथा पर उंगली तक नहीं उठाती। मनोरमा काकी की आंखों में जो भी आंसू आए हैं, उनका बदला मैं लूंगी जरूर। मैं एक एक को मार डालूंगी, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगी। दूसरों की नींद छीनकर तुम दोनों यहाँ सो रहे हो। उठो, देखो कौन आया है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? देखो, मैंने इस बच्चे को अकेला अनाथ जानकर उठाया था। मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तो इसे एक औरत लेके आई थी, रज्जो नाम था उसका। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। भूतिया नागिन, हमें छोड़ दो। हमने तो बस कुछ पैसों के लिए किया था ये सब। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुमने गलती तो की है और इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी, और वो सजा होगी तुम्हारी मौत। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नागिन, मुझे छोड़ दो। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी बूढ़ी माँ है। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझ पे रहम करो। कोई रहम, कोई तरस नहीं। मैं सबको मार डालूंगी जिसने भी गोपाल को मारा है। अब तुम लोगों को खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इतना बोलकर वो भूतिया नागिन एक को अपनी पूंछ में जकड़ती है और एक को अपने हाथों से गला दबाकर हवा में उठा देती है, जिससे दोनों ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और प्रथा उसके बाद अपने इंसानी रूप में आकर हॉस्पिटल से सीधा घर आती है। घर पहुंचकर प्रथा देखती है कि मनोरमा तो झोपड़ी में है ही नहीं।
मनोरमा काकी, काकी कहाँ हैं आप? तेरे पीछे हूँ भूतिया नागिन। आप ठीक तो हैं? मुझे नागिन क्यों बोल रही हैं? क्यों? ये तेरी सच्चाई नहीं है क्या? तूने उन्हें इसीलिए मारा क्योंकि उन्होंने गोपाल को मारा था, लेकिन तूने अपनी सच्चाई क्यों छुपा रखी? मुझे माफ कर दीजिए काकी, लेकिन मैं एक नागिन हूँ और मैंने ये रूप इसलिए लिया क्योंकि मैं गोपाल के कातिल को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। मुझे तब भी तुझसे कोई शिकायत नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे गोपाल के चले जाने का दुख हमेशा रहेगा। लेकिन अब भी गोपाल का एक कातिल जिंदा घूम रहा है। मैं तेरे पीछे तक अस्पताल आई थी और मैंने सब सुना और देखा, लेकिन अब तू अपने हाथों को और गंदा मत कर इन पापियों के खून से। प्रथा रज्जू को मनोरमा के कहने पर छोड़ देती है, लेकिन वो अब जब धरती लोक आती तो मनोरमा से मिलती और उसके साथ समय बिताती और काफी समय तक साथ भी रहती। उदयपुर गांव में सुमित्रा अपने पति शंकर के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे और 2 वक्त की रोटी के लिए शंकर बहुत मेहनत किया करता था। शंकर की पत्नी सुमित्रा पेट से थी। ऐसे ही एक रोज सुमित्रा के पेट में जोर से दर्द उठता है। जब तक शंकर अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता कि शंकर के घर बेटी का जन्म हो जाता है। सुमित्रा और शंकर ये उम्मीद लगाए थे कि उन्हें बेटा होगा। इस बार भी हमें बेटी हुई है, लेकिन हम इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार हम इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता हूँ। हम इस बच्ची को पाल नहीं सकते हैं। लाओ, दो मुझे। मैं अभी जंगल जाकर इस बच्ची को छोड़ देता हूँ। कोई ना कोई इस बच्ची को देखेगा, उसे दया आएगी और वो इस बच्ची को अपना लेगा। नहीं, आप मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। सुमित्रा और शंकर पहले भी अपनी एक बेटी को इसी तरह जंगल में छोड़ आए थे, और जब शंकर को दूसरी बार भी बेटी होती है तो वो उसे भी जंगल ले जाकर छोड़ आते हैं। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता। ना जाने कैसा बदनसीब बापू मैं, जो अपनी औलाद को उससे दूर कर रहा है। मुझे माफ करना बच्चा, मुझे माफ करना। ये कौन है और इतनी रात इस भयंकर जंगल में क्या कर रहा है, वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ? ये क्या? इसने तो इस नन्ही सी जान को भी जंगल में छोड़ दिया। ये तो अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रही है। शंकर तो अपनी नवजात बच्ची को जंगल में छोड़कर चला जाता है और ये सब दूर से नागिन देख लेती है। रात के घने अंधेरे में जब कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, तब शंकर के जाने के बाद नागिन उस बच्चे के पास जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। कितनी प्यारी बच्ची है ये। ना जाने क्यों लोग अपनी औलाद को वैसे छोड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे अपनों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया तो क्या हुआ। मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ और बहुत सारा प्यार दूंगी। क्या बात है, आज तो कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं हुई। देख तो कैसे ये नागिन हमारे भोजन को अपना शिकार बनाना चाहती है। ये कोई तुम्हारा भोजन या मेरा शिकार नहीं, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम तो तुम्हारा भी बुरा हो सकता है। इस बच्ची को हमें सौंप दो और यहाँ से चलती बनो, समझी तुम नागिन? नहीं, मैं इसे तुम दोनों के हाथ तो बिल्कुल नहीं लगने दे सकती। ठीक है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही चुड़ैल नागिन के चेहरे पर नाखून मारती है, वैसे ही शक्तिशाली नागिन अपनी शक्ति से खुद को और उस बच्ची को बचाने के लिए अपने आसपास शक्तिशाली गोल घेरा बना लेती है, जिसके बाद चुड़ैल नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब नागिन भी उस बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। काफी दूर तक चुड़ैल नागिन का पीछा करती है,
लेकिन नागिन बचते बचाते वहां से भाग निकलती है। अब से मैं तुम्हारा भरण पोषण यहीं इस गांव में किया करूंगी, लेकिन तुम्हें अब भी खतरा है और तुम पर आने वाले हर खतरे को पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। नागिन उस बच्ची को लेकर एक ऐसे गांव जाती है जहां उसकी कोई पहचान नहीं कर पाता। नागिन वहां अपनी पहचान बदलकर रहने लगती है और गांव के लोगों को अपना नाम नैना बताती है। अब नागिन नैना की बेटी शोभना भी बड़ी होने लगती है, लेकिन वो हर वक्त अपनी माँ से अपने पिता, परिवार और उसकी माँ की बदसूरती के पीछे का कारण पूछती रहती है। माँ, मुझे आपने क्यों नहीं बताया कि आपके चेहरे पर ये निशान कैसा? ये निशान मेरे चेहरे पर बचपन से ही है, लेकिन तुझे क्यों जानना है इसके बारे में? क्योंकि माँ, गांव वाले मुझे हर वक्त कहते हैं कि जंगल में रहने वाली चुड़ैल ही ऐसा निशान दे सकती है जो आपके चेहरे पर है। तो क्या ये सच है कि आपके चेहरे पर ये निशान जंगल में रहने वाली चुड़ैलों ने बनाया है? हाँ, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। अच्छा होगा तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। आजकल तू बहुत सवाल करने लगी है अपनी माँ से। माँ, मैं तो बस आपसे ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बचपन से मुझे सभी ये कहते आए हैं कि मैं एक बदसूरत माँ की बेटी हूँ। तो क्या तुझे लगता है तेरी माँ को सुंदर होना चाहिए ताकि तुझे लोग सुंदर माँ की बेटी कहे? माँ, सच तो ये है कि मुझे आपके साथ कहीं जाने में भी शर्म आती है। हाँ, क्यों नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप के साथ खाने उठने बैठने में शर्म आती ही है। माँ, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन आप मेरी बातों को समझो। नैना को ये बात शोभना के मुंह से बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो शोभना से कुछ नहीं कहती। नैना, जो कि एक नागिन थी और वो शोभना की परवरिश के लिए अपना नागलोक, अपना नाग शरीर सब कुछ त्याग कर शोभना की परवरिश कर रही थी, लेकिन नैना को अब उसकी बेटी ही नहीं समझ पा रही थी। एक रोज गांव की ही एक औरत रोते हुए गांव वालों से कहती है, अरे कोई तो इस गांव को और इस गांव के लोगों को उस चुड़ैल से बचाओ। मेरे पति को जंगल में रहने वाली चुड़ैलों ने अपना शिकार बना लिया। अरे क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है शोभना की माँ। तुम्हें जिस चुड़ैल ने ये बदसूरती का निशान दिया है, वही चुड़ैलें मिलकर अब इस गांव वाले को अपना शिकार बना रही हैं। क्या जंगल की चुड़ैलों ने अब गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया है? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अब वो इस गांव में दाखिल हो चुकी है। किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। माँ, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, आप तो रहने ही दो। अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर पाई तो मेरी रक्षा क्या करोगी? ये सुनकर नैना को और भी बुरा लगता है। अब देर रात गांव वाले डरे सहमे अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। तभी अचानक जोर जोर से हंसने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। माँ, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे डर लग रहा है माँ। कुछ नहीं होगा, वो बस गांव के लोगों को डराने आई है। तुम बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। नहीं माँ, आप बाहर मत जाइए, वरना वो आपको मार डालेगी। ठीक है मेरी बच्ची, मैं यही हूँ, तुम डरो मत। मैं खिड़की से देखती हूँ कहाँ है आखिर वो चुड़ैल। सभी गांव वाले डरे हुए होते हैं और अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल की हंसने की आवाज बंद हो जाती है। माँ, खिड़की मत खोलो, वो अचानक चुप हो गई। कहीं वो खिड़की के पास ना हो। लगता है वो चली गई। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ ना। आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। माँ, जल्दी से खिड़की बंद करो माँ। शोभना अपनी माँ का चेहरा देखकर और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन नागिन है कि अपने काबू में ही नहीं होती और सीधा चुड़ैल के पास चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे वार से कोई नहीं बच सकता। माँ, वो आपको मार देगी। माँ, वापस आ जाओ। माँ, मुझे बचाओ माँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे माँ।
लेकिन माँ, आप एक नागिन हैं और आपने ये बात मुझसे छुपा कर रखी। अब नागिन अपने असली रूप में आने के बाद शोभना और गांव वालों को सारा सच बता देती है। गांव वाले तो इस बात से खुश थे कि नैना ने नागिन रूप लेकर ही सही, लेकिन चुड़ैल का खात्मा तो किया और वो इसी वजह से नैना को उसके नागिन रूप के साथ स्वीकार कर लेते हैं। रात का समय होता है। नशे में धुत सोहन नाम का लड़का सुनसान जंगल से जा रहा था। अरे वाह, आज तो जंगल भी सुहाना लग रहा है। जंगल में आधी रात है। नशे की हालत में सोहन गाना गाते हुए जा रहा था। तभी सोहन की आंखों के आगे सफेद साड़ी में औरत आती है और बोलती है, जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। ले ले मुझको अपनी बाहों में। जंगल में लड़की? लगता है आज तो भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हारे इंतजार में ही यहाँ कब से बैठी हूँ, और एक तुम हो कि आ ही नहीं रहे हो मुझसे मिलने। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती? हाय, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कौन पसंद ना करे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने अपने बाल मुंह पर क्यों रखे हैं? इन्हें पीछे करो ना, अपना सुंदर चेहरा मुझे दिखाओ ना। तुम्हें मेरा चेहरा देखना है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना चेहरा अभी दिखाती हूँ। वो औरत अपने चेहरे से बाल हटाती है, जिसे देखकर सोहन बहुत डर जाता है क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। सोहन का एक ही बार में नशा उतर जाता है और वो बोलता है, भूत। अरे क्या हुआ? तुम डर क्यों गए? तुम तो मेरा सुंदर सा चेहरा देखना चाहते थे ना? तो अब क्या हुआ? मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा क्या? आओ ना मेरे पास, तुम डरो मत। न, 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 नहीं, भूत। सोहन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। सोहन के वहाँ से जाने के बाद वो औरत अपना रूप बदलकर एक सुंदर सी अर्धनागिन के रूप में आती है, जिसका नाम मंतिका था। मंतिका जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए खुद से कहती है, कितना अच्छा लगता है जब कोई मनुष्य मुझसे डर के यहाँ से भाग जाता है। अब ये जंगल मेरा है, तो जंगल की जंगली नागिन भी तो मैं ही हुई ना। मेरे होते हुए कोई मेरे इस जंगल में आए, वो भी बिना मेरी इजाजत के? ना ना ना, ये तो मुझे कतई मंजूर नहीं। दरअसल मंतिका एक नागिन थी जो जंगल में रहा करती, और जब कभी कोई भी इंसान जंगल के रास्ते से जाता तो मंतिका उसे भूत बनकर डराती, और उसके डराने के बाद मंतिका काफी ज्यादा खुश होती। ऐसा मंतिका ने पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी कई बार कर चुकी थी। सोहन वहाँ से डरते हुए अपने घर को भागता है, जहाँ उसकी 10 साल की बेटी छाया थी और पत्नी लता थी। सोहन काफी डरा हुआ था और अपनी बीवी से बोलता है, लता, मैंने भूत देखा, वो बहुत डरावनी थी। मैंने भूत देखा लता, मैंने भूत देखा। लगता है फिर से कोई सस्ती वाली चढ़ा कर आ गए हो आप। अरे जब पचती नहीं है आपको शराब, तो क्यों इतना पीते हो? खुद की तो जिंदगी खराब कर रखी है, साथ में अपनी बेटी और मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आपको जरा भी शर्म नहीं आती है इतना पीते हुए? लता, अभी जरूरी बात ये नहीं है कि मैं पीता हूँ या फिर कितनी पीता हूँ। अभी जरूरी बात ये है कि मैंने जंगल में भूत देखा। पता है, वो एक औरत थी और बहुत ज्यादा डरावनी थी। मुझे अपने पास बुला रही थी वो। काश बुला ही लिया होता अपने पास, कम से कम नशेड़ी से तो जान बचती हमारी। तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच में जंगल में भूत देखा। नशे में भी कुछ भी देख लिया होगा आपने, और यहाँ आके बता रहे हैं कि भूत को देखा। इतना नशा करते ही क्यों हो जब इंसान और जानवर में फर्क ना समझ पाओ? जंगल में भूत कहाँ से आ सकता है? तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। जिस दिन पीना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारी बात पर यकीन करना शुरू कर दूंगी मैं। आए बड़े भूत देखा है बोलने वाले।
सोहन बहुत ज्यादा पीता था, इसीलिए उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी वो सबको बताता रहता है। अगले दिन सोहन फिर से बिना पिए जंगल जाता है। आज तो मैं उस जंगल के भूत को बाहर निकाल कर ही रहूंगा। मैं शराब पीता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा। आज मैं बिना नशे में हूँ, अब देखता हूँ कि कोई भी मेरी बातों का विश्वास कैसे नहीं करता। सोहन भूत की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक से मंतिका फिर से भूत के रूप में आती है और सोहन की आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? आज भी तुम यहाँ मेरे लिए ही आए हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मुझे पता है कि तुम कोई भूत नहीं हो। वो तो मैं नशे में था इसलिए डर गया, वरना मैं भूत में नहीं मानता हूँ। और तुम्हारी वजह से मेरा मजाक भी बन गया गाँव में। सोहन की बात सुनकर मंतिका बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। ये देखकर सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत घबरा जाता है। तुम बार बार आ जा कैसे सकती हो? कौन हो तुम? सोहन डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है और रात भर घर वापस नहीं आता। सोहन के घर न आने से उसकी पत्नी काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए गांव के कुछ लोग सोहन को तलाशने जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें सोहन बेहोश मिलता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, लगता है फिर आज इसने पी रखी है, और आज तो कुछ ज्यादा ही पी ली, तभी तो खुद को संभाल नहीं पाया और घर तक नहीं पहुंच पाया। वहाँ लता बहन परेशान हो रही है और इसको देखो, ये यहाँ पड़ा हुआ है। चलो भाइयों, लेकर चलते इसको गाँव। जो लोग सोहन को ढूंढने आए थे वो सोहन को वापस घर लेकर जा रहे थे। तभी मंतिका अपने भूत वाले रूप में फिर से आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने तो एक को बुलाया था, लेकिन यहाँ तो इतने सारे लोग आ गए। लगता है आज तो मेरी दावत हो जाएगी। इस जंगल से एक भी इंसान बाहर नहीं जा सकता। कौन हो तुम? ये जंगल मेरा है। मैं इस जंगल की जंगली भूत हूँ। आओ तुम सब। अपनी आंखों के सामने भूत देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुरंत वहाँ से सोहन को लेकर भाग जाते हैं। मंतिका को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। अब तक तो बस एक दो लोग ही जंगल के भूत के बारे में जानते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव जंगल के भूत के बारे में जान चुका था। इसीलिए अब कोई भी जंगल के रास्ते नहीं जाता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोहन काम करते हुए वहीं सो जाता है और रात तक घर नहीं जा पाता। लता परेशान होकर अपनी बेटी छाया से कहती है, लगता है आज फिर इन्होंने चढ़ा ली है। एक तो वैसे ही आजकल कितना डर है, माहौल ऐसा डरा हुआ है, और ऊपर से इनका काम का रास्ता जंगल से ही होकर आता जाता है। माँ, अब क्या होगा? बाबा घर कैसे आएंगे? बार बार तो हम गांव वालों की मदद ले नहीं सकते, वो भी कभी हमें कुछ बोल ना दे। एक काम करते हैं, हम दोनों ही जंगल के रास्ते से जाते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं। लेकिन माँ, वहाँ पर तो भूत रहता है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं मेरी बच्ची, भूत कुछ नहीं होता है। ये सब बस हमारे मन का वहम होता है। हम जैसा सोच लेते हैं वैसा लगता भी है कि जैसे सब कुछ हो ही रहा हो। इसलिए तुम्हें अब बिल्कुल भी नहीं डरना है। लता अपनी बेटी को बहुत समझाती है और फिर दोनों माँ बेटी हिम्मत करके जंगल में जाने लगते हैं। डर तो दोनों को लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दोनों जा रहे थे। उन दोनों को देखकर मंतिका बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, आज फिर से इस जंगल में कोई आया है। आज तो ऐसा डराऊंगी कि ये लोग उस जंगल में आने को तो दूर की बात, इस जंगल के आसपास भी नहीं गुजरेंगे। मंतिका फिर से भूत के रूप में आती है और इस बार तो बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और लता छाया के सामने से चली जाती है। छाया जैसे ही भूत देखती है वो बहुत डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। छाया शौक में जा चुकी थी। लता उसे उठाने लगती है। मेरी बच्ची उठ, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। उठ छाया, क्या हो गया तुझे? तेरा बाप तो वैसे ही शराब में डूबा रहता है। अगर तू भी मेरा साथ छोड़ देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? मेरी बेटी मुझे वापस दे दो भगवान। लता बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन छाया को होश ही नहीं आता। मंतिका लता को रोते देख रही थी। उसे मन ही मन बुरा लगने लगता है और वो वापस अपने नागिन रूप में आती है और खुद से बात करते हुए कहती है,
आज तक मैंने ना जाने कितने लोगों को परेशान किया है, लेकिन कभी भी मुझे बुरा नहीं लगा। फिर आज क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहीं मैंने अपने हंसी मजाक के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लता का हाल रो रो कर बेहाल था। मंतिका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो लता से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और भूत का रूप लेकर सबको डरा रही हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? मुझे पता है आज जो मैंने किया वो क्षमा के काबिल नहीं है, इसीलिए मैं अपनी गलती सुधारती हूँ और आपकी बेटी वापस करती हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी आशीर्वाद देती हूँ कि अब आपका पति शराब छोड़ देगा हमेशा के लिए। मंतिका ने अब तक जो भी किया था उसे मंतिका छाया की जान बचाकर ठीक करती है और फिर वो जंगल छोड़कर चली जाती है।